नीट के बारे में से सब लोग जानते तो होगे ना, मतलब भर का। अरे यार, बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? लगे तो कि जिंदा हो तुम लोग। लिविंग के बारे में तो पढ़ रहे हो ना तुम लोग। तो नीट में 3 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं ना, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, और बायोलॉजी में कितने चैप्टर हैं? 32 चैप्टर हैं। जो हमारा बायोलॉजी का सिलेबस है वो डिवाइड है 10 यूनिट्स एंड 32 चैप्टर्स। पहले 38 चैप्टर यानी 38 चैप्टर हुआ करते थे। 6 चैप्टर हटा दिए गए, तो अब बचे हैं कितने? 32 चैप्टर। अब इन 32 चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो अलग से इंक्लूड किए गए हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। एडिशनल टॉपिक्स। ये जो बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे नीट के लिए, ये पूरी तरीके से एनसीईआरटी होता है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन नीट में इंक्लूड हैं। तो उन्हीं टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें एक टॉपिक हमारे पास, व्हाट इज लिविंग। मतलब लिविंग के जो कैरेक्टर हैं ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन नीट में है। व्हाट इज लिविंग। दूसरा, लिखना कुछ नहीं, एक तो पहले क्यों छापने, तुम क्या छाप रही हो? कॉपी वॉपी लाओ कि नहीं लाओ तुम लोग? नहीं लानी है? अरे बायो में बता रहे हैं ना। बायो नोट्स बनाओगे कि नहीं बनाओगे? कोई नोट्स नहीं बनाना, ठीक है? एक चीज कोई पढ़ लेना। जिसका मन करेगा वो एनसीईआरटी पढ़ लेगा, और जिसका मन करेगा वो मॉड्यूल पढ़ लेगा। कोई एक चीज करना साल भर। कुछ भी पुराना नोट्स वोट्स रखा है यहाँ का हो, किसी कोचिंग का, सब फेंक देना या आग लगा देना उसमें। कुछ पुराना मत पढ़ने लगना कि पुराना रखा उसको पढ़ लिया, यूट्यूब पे कुछ देख लिया, ये सब काम मत करना। जितना बता रहे हैं उतना ही करना। एक चीज कोई फॉलो करना। चाहे वो एनसीईआरटी आप पढ़ लो, चाहे मॉड्यूल पढ़ लो। मॉड्यूल में पूरा एनसीईआरटी ही छपा हुआ है। और प्लस ये एडिशनल वाले टॉपिक भी उसमें, क्वेश्चन भी साथ में दिए गए हैं, एग्जाम्पलर है, सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। तो एक चीज कोई फॉलो कर लेना। ये एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक, हाँ इसी में आ गया, कैरेक्टर ऑफ लिविंग। हाँ। इसके बाद हम लोग चलते हैं तो आता है हमारे पास प्लांट फैमिलीज। प्लांट फैमिलीज जैसे क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी फैमिली है मस्टर्ड की, सरसों की फैमिली। बोलो हाँ। हम लोग। और कोई? ग्रेमिनी। ये एनसीईआरटी में है कि नहीं है? नहीं है, तभी तो लिखा एडिशनल। अलावा, किसके अलावा? एनसीईआरटी के अलावा। तो ये पढ़नी कि नहीं पढ़नी? पढ़नी, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। मॉड्यूल में है क्या? यस। इसमें आपको मिल जाएगा। ग्रेमिनी हो गई ये गेहूं की फैमिली। गेहूं का नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये फैमिली सिलेबस में ऐड की गई है। और है यही पोएसी। कंपोजिटी। कंपोजिटी ये है सनफ्लावर फैमिली। सूरजमुखी जानते हो क्या तुम लोग? तो सूरजमुखी की फैमिली का नाम है कंपोजिटी। लेगुमिनोसी। लेगुमिनोसी, ये दाल वाली पूरी फैमिली। और इसके अलावा एक और है हमारे पास। नहीं, लिलिएसी नहीं सिलेबस में। मालवेसी। ये गुड़हल की फैमिली। मालवेसी। तो इतनी फैमिली अलग से ऐड की गई है नीट के सिलेबस में। जबकि एनसीईआरटी में केवल एक फैमिली आपको दी गई, कौन सी? सोलेनेसी। नंबर डाल देते हैं, 1, 2। तीसरा टॉपिक हो गया हमारे पास प्लांट टिश्यूज। प्लांट के टिश्यू भी एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन नीट में दिए गए हैं। तो प्लांट टिश्यू जानते हो क्या तुम लोग?
प्लांट टिश्यू कितनी तरह के होते हैं? तो पहला, हाँ, मेरिस्टेमेटिक। दूसरा, परमानेंट। नंबर 4, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू कितनी तरह के? 4। पहला, एपिथेलियल। दूसरा, कनेक्टिव। तीसरा, मस्कुलर। चौथा, न्यूरल। नंबर 5, कॉकरोच। एनसीईआरटी से हटा दिया गया, नीट में अभी भी ये है। तो कॉकरोच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 6, इसके बाद आ जाता है डेंगू, चिकनगुनिया। डेंगू क्या है? हाँ, बीमारी है ना ये। डेंगू और चिकनगुनिया ये दोनों बीमारियां हैं। तो इतने जो टॉपिक हमारे पास हैं ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन नीट में हैं। मतलब पढ़ना है इनको। लेकिन इसको, अच्छी बात यह है कि पिछले 2 साल से, मतलब नीट 2025 और नीट 2026, 25 में कितनी बार एग्जाम हुआ? एक बार हुआ था। और 26 में 2 बार, यानी 3 पेपर हो चुके हैं। और 3 पेपर में इन टॉपिक से कोई सवाल नहीं आया। मतलब पूरा का पूरा पेपर किससे आया? एनसीईआरटी से। तो इसलिए हम लोग ऐसा काम करेंगे कि इनको सबसे बाद में पढ़ेंगे। मतलब जब एग्जाम के 3-4 दिन बचेगा तब पढ़ा देंगे, है ना, ताजा ताजा एकदम। और ताजा ताजा जाके एकदम करके चले आना बस, है ना। तो इनको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी ये टॉपिक अभी हम फिलहाल छोड़ देंगे। तो बायोलॉजी में कितने यूनिट हैं? 10। चैप्टर कितने हैं? 32। हर एक यूनिट में एक साइंटिस्ट के बारे में आपको पढ़ाया गया है। जो पहली यूनिट हमारी है, यूनिट नंबर 1, इस यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्या तुम लोग कॉपी किताब में क्या ढूंढ रहे हो? कॉपी किताब बंद करो एकदम, एक तो विश्वास नहीं क्या मेरे ऊपर? देखो, ये हर यूनिट के लिए एक मॉड्यूल है आपके पास में, 5 आपको मिल गए होंगे। तो क्लास 11 के जो 5 मॉड्यूल हैं ये आपको मिल चुके हैं। एक मॉड्यूल मतलब एक यूनिट है आपकी, ये पहली यूनिट का मॉड्यूल है जिसपे 1 लिखा हुआ है। ऐसे 1 से लेकर 10 तक नंबर पड़े रहेंगे। अब ये जो पहला मॉड्यूल हमारे पास है उसमें यूनिट 1 है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। रफली आप ये मान के चलो कि 10 सवाल यहाँ से पूछे जाते इस यूनिट से। और इस यूनिट में चैप्टर हमारे पास कितने हैं? 4। 4 चैप्टर्स इसके अंदर है। 4 चैप्टर्स। चैप्टर 1 इज द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर 2 इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर 3 इज द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम। एंड चैप्टर 4 इज द एनिमल किंगडम। कितने किंगडम है वैसे हमारे पास? 5 किंगडम हम फॉलो करते हैं। पहला, मोनेरा। दूसरा, प्रोटिस्टा। तीसरा, फंजाई। चौथा, प्लांटी। और पांचवा, एनिमैलिया। 3 जो किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, वो चैप्टर 2 में पढ़ लेंगे। यहाँ प्लांट किंगडम और यहाँ पर एनिमल किंगडम। तो ये 4 चैप्टर इस यूनिट 1 के अंदर है, जो पहला मॉड्यूल आपके पास में। अब इसमें हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? चैप्टर नंबर 1 से। और हर यूनिट में एक साइंटिस्ट के बारे में हमें बताया जाता है। तो यूनिट 1, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट है उनका नाम है अर्नेस्ट मायर। अर्नेस्ट मायर। दिस इज नॉट मेयर, दिस इज मायर। साइंटिस्ट से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर नीट 2025 में सवाल आया था, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, रामदेव मिश्रा।
एक फिजिको केमिकल अप्रोच वाला था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का। तो साइंटिस्ट के 2 सवाल आए थे, तो 10 साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 10 यूनिट में। पहले साइंटिस्ट कौन से? अर्नेस्ट मायर। सबसे पहले जन्म से शुरू करते हैं। कब जन्म हुआ इनका? 1904। और डेथ कब हुई? 2004। कितने साल जिंदा रहे? 100 साल। 100 साल तक ये जिंदा रहे अर्नेस्ट मायर। 1904 में जन्म और डेथ हुई 2004 में। एंड अर्नेस्ट मायर वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। क्या अर्नेस्ट मायर दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक थे? नहीं, ये दुनिया के 100 सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। मतलब अगर हम दुनिया के 100 सबसे महान वैज्ञानिकों की लिस्ट तैयार करें तो उस लिस्ट में एक नाम जरूर होगा। कौन सा? अर्नेस्ट मायर। तो अर्नेस्ट मायर के बारे में ये नहीं कहा जा रहा है कि ये दुनिया में सबसे महान थे, ये दुनिया के 100 सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। तो 100 साल जिंदा रहे और 100 सबसे महान वैज्ञानिकों में इनका नाम लिया जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, नाम तो सुना होगा तुम लोगों ने। हार्वर्ड बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है ना, दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटी में से एक आती है। और इंडिया की टॉप 100 में एक भी नहीं है। आश्चर्य होता है कि नहीं होता है? और दुनिया का पहली यूनिवर्सिटी इंडिया में थी। कौन सी? नालंदा विश्वविद्यालय। और आज दुनिया के जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी उनमें इंडिया की एक भी नहीं है। और ये दुनिया की टॉप 3 में आती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यानी तभी तो इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो बायो की स्टडी करे। बायो का साइंटिस्ट क्या कहलाता है? बायोलॉजिस्ट। बॉटनी का है तो? बॉटनिस्ट। केमिस्ट्री का है तो? केमिस्ट। फिजिक्स का है तो? फिजिसिस्ट कहते हैं, है ना? जेनेटिक्स का है तो? जेनेटिसिस्ट। और ये सब सिलेबस में है क्या? यस। तो ये बायोलॉजिस्ट। और कौन से बायोलॉजिस्ट? एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशनरी मतलब इन्होंने एवोल्यूशन में काफी काम किया होगा। और ये जितनी बातें लिख रही हैं, सारी बातें आपको याद करनी है क्या? अगर मैंने कुछ बोल दिया तो याद करना, और लिख दिया तो जरूर याद करना है। समझे क्या? नहीं समझ पाए क्या? अर्नेस्ट मायर। कब जन्म हुआ इनका? 1904 में। डेथ कब हुई? 2004 में। ये दुनिया के 100 सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। और इन्हें हम लोग कहते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। अगला पॉइंट। अर्नेस्ट मायर इज कॉल्ड डार्विन ऑफ डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसे वर्ड बार बार आएंगे। 20th सेंचुरी, हिंदी में से कहते हैं हम लोग 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी। सेंचुरी मतलब कितने साल? 100 साल। कितने साल? 100 साल। तो 20th सेंचुरी का मीनिंग क्या है? अगर हम 20th सेंचुरी कह रहे हैं तो 20th सेंचुरी मतलब 100 साल कहाँ शुरू करेंगे? हाँ, जीरो से शुरू करेंगे? मारी खाओगे क्या बे? 19 1900 से? 1901 से? 1900 या 1901 या 2000 से शुरू कर दें? ये शुरू करेंगे 1901 से। कहाँ तक?
1999 तक, यहां से लेके 2000, ये हो गए 20th सेंचुरी। कितने साल हो गए? 100 ही साल होंगे, गिन लो चाहे तो। एक से शुरू करोगे, फिर दो, ऐसे जाओगे तो 100 तक पहुंच जाओगे ना। यानी अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? अभी हम लोग 21st सेंचुरी में। 21st सेंचुरी कब से शुरू हुई होगी? 2001 से, और कब तक चलेगी? 3000 तक। 2001 से 3000 तक, 2100 तक। बड़ा। 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी का मतलब कब से शुरू करोगे? 2001 से लेकर 2100 तक। सही लिखा क्या मैंने? कितने साल हो गए? 100 साल हो जाए, जोड़ लो चाहे एक बार। अरे 2001 से 3000 तो 1000 साल नहीं हो जाएंगे? तो इसके बीच में क्या 2026 आ रहा है क्या? यानी हम किस सेंचुरी में रह रहे हैं? 21st सेंचुरी, हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। और हमारा जन्म कब हुआ? 21वीं शताब्दी में ही होगा हम सबका जन्म। अरे, हम इतने पुराने थोड़ी में। तो मेरा जन्म 20th सेंचुरी में हुआ। आप में से किसी का जन्म 20th सेंचुरी में हुआ क्या? किसी का जन्म 2000 के पहले हुआ है क्या? अरे नहीं हुआ तो नहीं बोलो यार। कोई किडनी मांग रहे हैं क्या तुम्हारी हम? तो इतना घबरा क्यों रहे हो? हैं? और झूठ बोलने में कौन सा शर्म, झूठ भी बोल दो। जैसे मेरा जन्म 20th सेंचुरी में नहीं हुआ, 21st में हुआ, है ना? तो इसका मतलब कि मैं दोनों सेंचुरी से बिलोंग करता हूँ। और आप केवल एक ही सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, किससे? 21st से। और 22nd से तो बिलोंग कर नहीं पाओगे। उसके लिए 100 साल लगभग जिंदा रहना पड़ेगा। और आजकल 100 साल तो कोई जिंदा नहीं रहता है। यानी अगर हम 90th सेंचुरी की बात करें, कौन सी सेंचुरी? 19th, 19वीं शताब्दी। चलो बताओ बेटिया, 19th सेंचुरी का मतलब कब से कब तक? हाँ। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कहाँ से कहाँ तक बोलो सब लोग? 1801 से लेकर 1900 तक। बताओ हमारा देश किस सेंचुरी में आजाद हुआ? 19th सेंचुरी। भाई, सामने लिखा, तुम लोग नकल कराइए तब भी ना पास हो तुम लोग। हैं? 1857 में देश आजाद हुआ था, कि 1947 में हुआ था, कि 2014 में हुआ? तो जैसे वो कहें कि भाई मंगल पांडे ने लड़ाई कब की थी? 1857 में। तो वो कब था? 19th सेंचुरी में। देश आजाद हुआ 20th सेंचुरी में, लेकिन एक्चुअली कब आजाद हुआ? ठीक है, तो इतनी बात समझ गए होगे तुम लोग। अब जरा अर्नेस्ट मायर की बात करते हैं। अर्नेस्ट मायर का जन्म किस सेंचुरी में हुआ? लो, फिर ढेर हो गए। जन्म कब हुआ था? 1904 में। तो 1904 कहाँ आ रहा है? क्या इसके बीच में आएगा? यानी 20th सेंचुरी। और अगर हम लोग बात करते हैं डार्विन के बारे में, इनका नाम सुना है क्या आपने कभी? चार्ल्स डार्विन, पूरा नाम इनका। चार्ल्स डार्विन। बताओ किस टॉपिक से रिलेटेड है ये साइंटिस्ट? एवोल्यूशन से। और इन्होंने बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, हम सुना कभी? प्राकृतिक वर्ण के बारे में इन्होंने बताया, नेचुरल सिलेक्शन। पूरा एक बड़ा टॉपिक हमारे पास है जो इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो चार्ल्स डार्विन जो है ये इवोल्यूशन से रिलेटेड है। इन्होंने एक किताब लिखी थी। कौन सी किताब? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है पूरी दुनिया में। पहले नंबर पे है बाइबल। तो बाइबल के बाद दूसरे नंबर पे पढ़ी जाने वाली किताब इन्होंने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन। और इन्होंने जो नियम दिया था नेचुरल सिलेक्शन का, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब चार्ल्स डार्विन जो थे, इनका जन्म हुआ, कब हुआ? 1600? इतने पुराने नहीं थे ये। 1700 बता दो। फिर कहीं ये भी नहीं तो 1800? नहीं, 1900? पता है किसी को? चलो सेंचुरी बता दो, किस सेंचुरी में इनका जन्म हुआ? हाँ, कौन सी सेंचुरी? 19th सेंचुरी। इनका जन्म हुआ था 1809 में। चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ 1809। और 1809 मतलब कौन सी सेंचुरी? 1809 क्या इसके बीच में आएगा? तो इसके बीच मतलब कौन सी सेंचुरी? 19th। यह है 19th सेंचुरी। तो चार्ल्स डार्विन का जो टॉपिक था, सब्जेक्ट था, कौन सा था? एवोल्यूशन। और अर्नेस्ट मायर को हम लोग क्या कह रहे हैं? एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। इन्होंने भी एवोल्यूशन में काम किया। और फिर हम लोग ये कह रहे हैं कि अर्नेस्ट मायर इज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 20वीं शताब्दी के डार्विन है। जबकि जो चार्ल्स डार्विन एक्चुअली तो किस सेंचुरी के थे? 19th। आपको समझ में आया? यानी जो खुद डार्विन तो 19th सेंचुरी में थे, और ये जो अर्नेस्ट मायर है, इन्हें कहा था डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी का डार्विन इन्हें कहा जाता है। चलो शुरुआत से चलते हैं। अर्नेस्ट मायर का जन्म कब हुआ? 1904। डेथ कब हुई? 2004। अर्नेस्ट मायर क्या थे? एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। क्या थे? एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। ये दुनिया के 100 सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। और इन्हें हम लोग कहते हैं डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी मतलब 1901 से लेके 2000। चार्ल्स डार्विन का जन्म कब हुआ? 1809। कौन सी सेंचुरी? 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब 1801 से लेकर 1900। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st सेंचुरी। कब से कब तक? 2001 से लेकर 2100 तक। कितने साल जिंदा रहे? 100 साल। एंड 80 साल ये रिसर्च करते रहे। कितने साल? 80 साल रिसर्च करते रहे। 80 साल यहाँ लोग जिंदा रहने नहीं सोचते हैं। 50-60 साल के होंगे, कहीं हम रिटायरमेंट ले लो, मौज काटो। और ये 80 साल क्या करते रहे? रिसर्च। तुम नाखून में कर लो रिसर्च। नाखून खो दे रहे हैं क्या तुम लोग? 80 इयर्स कैरियर। कितने साल जिंदा रहे? 100 साल। और कैरियर कितने साल का? 80 साल का। 80 साल के कैरियर में इन्होंने 6 फील्ड में काम किया। कितने फील्ड? 6। एक फील्ड तो आप जानते हो, कौन सा? एवोल्यूशन। तभी तो उन्हें क्या कहते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। क्या ज्ञान दे रहे हो उसको? इससे ज्ञान लोगे? तो दूर दूर बैठो क्या तुम लोग, मतलब लड़के लड़कों में क्या चल रहा है? हाँ, चलो थोड़ा इधर उधर खिसको दोनों। अरे अरे इधर है, अरे यार तुम लोग आपस में क्यों? भाई अलग अलग शौक हो सकते हैं, क्या दिक्कत उसमें? कितने साल काम किया? 80। अरे 100 साल काम नहीं किया, 100 साल जिंदा रहे। पैदा होते ही काम शुरू कर दिए। कितने मासूम बच्चे हैं बेचारे। हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी।
ये पहला इनका सब्जेक्ट या टॉपिक आप कह सकते हैं। कितने फील्ड में काम किया? 6 फील्ड में। कितने साल? 80 साल। कितने साल जिंदा रहे? 100 साल जिंदा रहे। पहला फील्ड कौन सा हो गया? हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। हिस्ट्री तो आप जानते हो, इतिहास हो गया। और फिलोसफी मतलब, फिलोसफी मतलब होता है कि जैसे कहते हैं ना, किसी को ज्यादा ज्ञान देने लगो तो कहता है ज्यादा फिलोसफी ना झाड़ो। तो फिलोसफी मतलब अपना ज्ञान देना। अरे यार, नहीं समझे ना? कि समझ गए? नहीं समझो तो याद कर लो, ठीक है। फिलोसफी के हिंदी में कहते हैं दर्शन शास्त्र। अब समझ गए? बस बहुत बढ़िया। ओ फॉर ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ये क्या चल रहा है? ये बायोलॉजी चल रहा है। ये अर्नेस्ट फायर के 6 फील्ड हैं, याद करने के हम लोगों को। कैसे मजाक चल रहा है कि याद करना है ये? और ये जो ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स पूरा सिलेबस में है आपके। चिड़िया के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, एनिमल किंगडम। तीसरा है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स, ये हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है। कौन सी लैंग्वेज से वर्ड आया है? हाँ, लैटिन लैंग्वेज का। इसके बारे में हम लोग बात करें, सिस्टमा के बारे में। टैक्सोनॉमी, ये भी इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। तो सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इवोल्यूशन, इस नाम का पूरा एक चैप्टर आपके सिलेबस में। क्लास 12 में चैप्टर नंबर 6 आपका है इवोल्यूशन। उसमें हम लोग बात करेंगे। जू जियोग्राफी। जियोग्राफी मतलब भूगोल। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? और जू मतलब एनिमल्स। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारी धरती है उस पे एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब आप सोचो जरा, बताओ कि धरती पर एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा कि अलग अलग? जैसे कंगारू कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। कीवी न्यूजीलैंड में, है ना? तो जो एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन हो धरती पर अलग अलग, उसी की पढ़ाई को हम लोग क्या कहते हैं? जू जियोग्राफी। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, फैलाव, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स ऑन अर्थ। अर्नेस्ट मायर कितने साल जिंदा रहे? 100 साल। और कितने साल रिसर्च किया? 80 साल। कितने फील्ड में? 6 फील्ड याद करने का निमोनिक है हॉस्टेज। याद करोगे? हॉस्टेज, वही मैंने सीक्वेंस लिखा भी है। हॉस्टेज मैंने भी ऐसे याद किया, तुम भी ऐसे याद कर लो। अब आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। एच फॉर हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। ओ फॉर ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। एस फॉर द सिस्टमैटिक्स। टी फॉर द टैक्सोनॉमी। ई फॉर द एवोल्यूशन। एंड जेड इज द, हो सकता है आप पहली बार ही पढ़ रहे हो लेकिन याद हो गए। तो बायो में हमें यही करना है, आपको कुछ छापना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, केवल सुनना है, समझना है, बोलना है और याद करके जाना है। ध्यान से आप सुनोगे तो 80% याद हो जाएगा क्लास में। छापने के चक्कर में, नोट्स बनाए चक्कर में पढ़ोगे तो साल भर नोट्स ही बनेगा। सोचो कि दोनों एनसीईआरटी आपको हाथ से लिखनी है, तो 4 5 6 कॉपी तो भर जाएंगी और फिर साल भर नोट्स ही तैयार हो पाएगा। तो बायो में कोई नोट्स नहीं बनाना है, रफ रखो। प्रैक्टिस करनी है तो इन रफ पे लिख के करो, बाकी सब मॉड्यूल में लिखा हुआ, और मॉड्यूल में हम रीडिंग भी कराएंगे। जितना ये लिखा हुआ है सब आपके पास पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। हम सब लिख देंगे, आपको याद करना, पीडीएफ से पढ़ना पीडीएफ से पढ़ लो, मॉड्यूल से पढ़ना मॉड्यूल से पढ़ लो।
इसमें एकदम समराइज करके आपको निमोनिक के साथ हम बताते हुए चल रहे हैं, याद करते हुए चलो साथ में। तो अर्नेस्ट मायर का जन्म कब हुआ? 1904। डेथ कब हुई? क्या थे ये? एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। और इन्हें कहा जाता है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी मतलब 1901 से 2000। जब भी किसी सेंचुरी के बारे में बात हो तो आप एक पहले चले जाओ उससे। एक पहले, जैसे मैंने कहा 20th, तो आप 19 पे चले जाओ और क्या बोलोगे? 1901 से 2000। अभी कौन सी सेंचुरी? 21st, तो आप किस पे चले जाओगे? 2000। 21वीं है तो आप 20 पे चले जाओ और क्या कहोगे? 2001 से लेकर 2100। समझ गए क्या? इनका साइंटिफिक कैरियर कितने साल का रहा? 80 साल। और 80 साल में कितने फील्ड में काम किया? 6 फील्ड। पहला, हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। दूसरा, ऑर्निथोलॉजी द स्टडी ऑफ। तीसरा, सिस्टमैटिक। चौथा, टैक्सोनॉमी। पांचवा, एवोल्यूशन। और छठा, जू जियोग्राफी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। खत्म हो गया ये। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, इसके बारे में इन्होंने बताया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, हमारे यूनिट का नाम क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड मतलब, वर्ल्ड मतलब संसार, लिविंग मतलब जीवित। और जीवित संसार को अगर आप देखो तो उसमें डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? अंतर, भिन्नता। ये तुम्हारे और कुत्ते में अंतर है कि नहीं है? तुम लोगों को नहीं लग रहा क्या? तो बोलो ना। तो कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बकरी, गाय, चूहा, बंदर, ये सब लिविंग है कि नहीं है? और क्या इन सब में अंतर है? आम, अमरूद, गेंदा, गुलाब, गुड़हल, पीपल, बरगद, ये सब लिविंग है कि नहीं है? और क्या इनमें अंतर है? तो ये जो अंतर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। और अभी 10-12 नाम जो मैंने बोले, ऐसी कितनी जातियां हैं? 17 से 18 लाख, मतलब 1.7 टू 1.8 मिलियन। इतनी जातियां धरती पर हैं। और इसी इतनी सारी जातियों को ही हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी। कितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी धरती पर? 1.7 टू 1.8 मिलियन। और इतनी डाइवर्सिटी जो अभी दिखाई दे रही है, आज से धरती पर लाइफ पहली बार कब अपेयर हुई? 4 बाया 400 करोड़ साल पहले। कितने साल पहले? 400 करोड़ साल पहले। तो 400 करोड़ साल पहले जरा इमेजिन करो, आज से जब लाइफ अपीयर हुई होगी तो कितनी जातियां बनी होंगी? 17-18 लाख जातियां बन गई होंगी कि एक जाति बनी होगी? एक जाति बनी। और उस एक जाति से आज कितनी जातियां बन गई? 17 से 18 लाख। इतनी जातियां कैसे बनी? इन्होंने बताया। इन्होंने, अर्नेस्ट मायर। किसने बताया? अर्नेस्ट मायर। तो अर्नेस्ट मायर ने बताया ओरिजिन, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, पैदा होना। क्या? स्पीसीज डाइवर्सिटी। मतलब इतनी डाइवर्सिटी कैसे धरती पर आई, उसके बारे में किसने बताया? अर्नेस्ट मायर। करंट, करंट मतलब आधुनिक, जो अभी चल रही है, उसे कहते हैं करंट। मतलब बायोलॉजी में अलग मतलब है, फिजिक्स में अलग मतलब करंट का। वहां क्या इसका मतलब होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, धारा कहते हैं ना इसको वहां पर। यार बोला करो तुम लोग, समझ में आए चाहे नहीं, हाँ हाँ बोलो। करंट क्या होता है? हाँ, धारा भी तुमको हम बता रहे हैं। करंट क्या है? आधुनिक, इस समय जो चल रहा है। करंट साइंटिफिक, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक। डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब परिभाषा ऑफ स्पीसीज।
ये सीधा सवाल पूछा जाएगा ऐसे ही कि करेंट साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मायर। जातियों की बहुत सारी परिभाषाएं, हम लोग एक जाति की अलग अलग, अलग अलग जाति के। जाति बताओ अपने। शर्मा हो और कह ये तो गंगवार है, ये पांडे बगल वाले हैं। ये जाति थोड़ी, अबे बायोलॉजिकली तो हम एक ही जाति के हैं। कौन सी जाति? होमो सैपियंस। हम सब एक ही जाति के हैं। सारे कुत्ते एक ही जाति के हैं। हाँ भाई, कौन सी जाति? कैनिस फेमिलियरिस। सारी बिल्लियां एक ही जाति की। कौन सी? पेलिस डोमेस्टिका। सारे आम एक ही जाति के। कौन सा? मैंजीफेरा इंडिका। चाहे वो दशहरी हो, सफेदा हो, चौसा हो, लंगड़ा हो, कोई भी आम हो, सबकी जात एक ही। कौन सी? मैंजीफेरा इंडिका। तो हम सब एक ही जाति के हैं। हम सब एक ही जाति के हैं। तो हम लोग एक ही जाति के क्यों हैं? हाँ, सिमिलैरिटी की वजह से। क्या सिमिलैरिटी? अब इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं स्पीसीज को, कि जैसे सारे कुत्ते एक ही जात के क्यों हैं। इसको डिफाइन करने के लिए लिनियस ने भी परिभाषा दी, एरिस्टोटल ने भी दी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने दी। लेकिन इस समय जो सबसे आधुनिक वैज्ञानिक परिभाषा वो किसके द्वारा दी गई? अर्नेस्ट मायर। अब क्या परिभाषा थी इसके बारे में हम लोग आगे स्पीसीज टॉपिक में बात करेंगे, इसी चैप्टर में। इस चैप्टर में टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, और टैक्सोनॉमी में हायरार्की पढ़ेंगे हम लोग। और हायरार्की शायद आपने याद भी किया होगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो स्पीसीज किसे कहते हैं हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये याद करना है कि करंट साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा दी गई? अर्नेस्ट मायर। कब जन्म हुआ? डेथ कब हुई? वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये क्या थे? एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, और इन्हें हम लोग कहते हैं डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी मतलब 1901 से 2000। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही? 21st। कब से शुरू हुई? 2001 से कब तक चलेगी? 2100 तक। इनका साइंटिफिक कैरियर कितने साल का रहा? 80 साल में कितने फील्ड में काम किया? पहला। दूसरा, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तीसरा। चौथा। पांचवा। छठा। जू जियोग्राफी इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। और क्या इसके पहले कौन सा पॉइंट बताया? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में इन्होंने बताया। एंड ये क्या पॉइंट था? करंट साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मायर। बहुत सारी जातियों की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में एक डेफिनेशन है अर्नेस्ट मायर वाली, वो हम लोग स्पीसीज टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। अब 80 साल तक इतने सारे फील्ड में काम किया, तो इन्हें कई सारे प्राइज दिए गए, पुरस्कार दिए गए। तो एक प्राइज इनको दिया गया, प्राइजेस। पहला कौन सा? बाल्जन प्राइज। बाल्जन प्राइज इन द ईयर 1983। 1983 में इन्हें एक पुरस्कार दिया गया, उसका नाम क्या है? बाल्जन प्राइज। दूसरा, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी कब दिया गया? 1994। और तीसरा जो प्राइज वो दिया गया, क्राफोर्ड प्राइज, इन द ईयर 1999। याद करना है क्या ये? और इन तीनों प्राइज को मिला के हम लोग कहते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ट्रिपल मतलब तीन, तो तीन है, ट्रिपल कह दिया। ट्रिपल क्राउन। क्राउन मतलब ताज, मुकुट। क्राउन का मतलब मुकुट, तो त्रिमुकुट कहते हैं इसे, तीन क्राउन ऑफ बायोलॉजी।
एक दो पॉइंट और हैं लेकिन उतनी जरूरी नहीं है। तो अर्नेस्ट मायर के बारे में कम से कम इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। कितने साल रिसर्च किया? 80 साल। कितने फील्ड में? 6 फील्ड में इन्होंने रिसर्च किया। और कितने प्राइज दिए गए? तीन। तीनों को मिला के क्या कहते हैं? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ट्रिपल क्राउन में पहला बाल्जन प्राइज इन द ईयर 1983। दूसरा इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी कब? 1994। और तीसरा क्राफूड प्राइज इन द ईयर 1999। अभी जितना मैंने पढ़ाया आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है, और ईमानदारी से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो 2 ही मिनट का काम है ये, और इसमें ज्यादातर बातें आपको याद भी हो गई होंगी। अब एक बार मॉड्यूल में इसको चेक करते हैं हम लोग। चलो आ जाओ। पेज नंबर 5 पे आ जाओ। पेज नंबर 5 पे सबसे पहली हेडिंग है अबाउट द साइंटिस्ट। पढ़ने सुनी। जो भी करना है, लिखना पढ़ना इसिम करना, जो भी मार्क करना है, जो भी करना है तुम्हें। बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904। अब 5 जुलाई तो याद रहेगा नहीं, याद कर लोगे? नहीं, क्योंकि 10 साइंटिस्ट है ना, तो 10 साइंटिस्ट के कब जन्म हुआ कब मरे यही याद हो जाए, यही बहुत बड़ा बात है ना। अभी तो बहुत आसान कि चलो याद कर लेंगे, लेकिन बाद में 1904 याद रही ही बहुत है। इन कैम्पटन जर्मनी अर्नेस्ट मायर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थी, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने पढ़ा होगा श्लाइडेन के बारे में, क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट। और शॉन क्या थे? जर्मन जूलॉजिस्ट। ये भी कहाँ के हैं? जर्मन। ये जर्मन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। नीट 2016 में पूछा जा चुका है। ही वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब ये दुनिया के 100 सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। आगे जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं पढ़ दे रहे हैं। मायर ज्वाइंड हार्वर्ड्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज इन 1953 and retired in 1975, assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus। तो चाहो तो याद कर लो या ध्यान रखना थोड़ा सा। थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर कैरियर, 80 साल के कैरियर में, हिज रिसर्च स्पैन, स्पैन मतलब समय खर्च करना, इन्होंने 80 साल खर्च कर दिए अपने। स्पेंड, अब इसमें तो रैंडमली लिखा है, कोड के हिसाब से याद करना, हॉस्टेस से। ऑर्निथोलॉजी, दिस इज ब्रांच ऑफ जोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स। टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। जू जियोग्राफी, द ब्रांच ऑफ zoology that deals with the geographical distribution of animals. Evolution, systematics, and the history and philosophy of biology. He almost single-handedly made the origin of species diversity को हाईलाइट करेंगे। सिंगल हैंडेडली का मतलब होता है अकेले ही, मतलब इन्होंने अकेले ही स्पीसीज डाइवर्सिटी की ओरिजिन के बारे में बताया। द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इट इज टुडे, जो कि आज इवोल्यूशन का एक मुख्य सवाल था, उसके बारे में इन्होंने बताया। ही आल्सो पाइनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। ये भी नीट 16 में पूछा जा चुका है। मायर वॉज अवॉर्डेड द 3 prizes widely regarded as the triple crown of biology। नाम इनके छूट गए तो लिख लो जरा यहीं पर, नीचे स्पेस है आपके पास, वहीं लिख लो। नीचे ऊपर कहीं भी लिख लो, एक लाइन लिखनी है। लिखो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इंक्लूड्स।
ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इंक्लूड्स, इंक्लूड के बाद कोलन लगाओ, ये होता है कोलन का सिंबल। ऐसा सिंबल एक लगाओ और फिर लिखो ऐसे, नंबर 1 बाल्जन प्राइज 1983। फिर नंबर 2 डाल दो, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994। एंड नंबर 3 क्राफोर्ड प्राइज 1999। एक लाइन और लिख लो। वैसे इनके डायग्राम जो दिया है, इनका फोटो उसमें लिखा हुआ है 2004। एक लाइन लिख लो लेकिन अलग से। मायर डाइड, डाइड DIED एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004। बैठ जाओ बैठ जाओ। और किसी के पास एनसीईआरटी है? चेक कर लो एक बार। चलो देखेंगे फिर इसको बाद में, है ना। और किसी पास एनसीईआरटी हो, चेक करो जरा। है, क्या लिखा है? और किसी के पास कितना लिखा है? 4 ही लिखा है। चलो फिर चेक कर लेंगे एक बार। ज्यादातर में तो 4 ही, पुराने में 4 ही था। अच्छा, हाँ तो देख लेंगे एक बार। चलो अब कापी किताब बंद कर दो। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अर्नेस्ट मायर खत्म हो गए बेटा। अब क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। और बायोलॉजी में कितनी यूनिट है? 10। और चैप्टर कितने हैं? 32। बायोलॉजी। तो हम लोग पहली यूनिट पढ़ रहे हैं, क्या नाम है इसका? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और पहले चैप्टर का नाम द लिविंग वर्ल्ड। ये जो बायोलॉजी टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय, किसने दिया था नाम? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। कब दिया था ये? 1802। 1802 में ये टर्म पहली बार यूज किया गया, बायोलॉजी। किसने दिया था? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। ये एनसीईआरटी में है नहीं, बस एक दो ऐसी बातें बता दे रहे हैं। ये जो बायोलॉजी है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सा लैंग्वेज? ग्रीक। बायो में ज्यादातर वर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे, या तो ग्रीक से आया होगा या फिर लैटिन से। जैसे अभी कहा सिस्टमैटिक, किस लैंग्वेज का? लैटिन लैंग्वेज का। रेप्टीलिया, लैटिन लैंग्वेज का। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड आएंगे, 7 8 जगह ऐसे आपको याद करना है। तो बायोलॉजी किस लैंग्वेज का है? ग्रीक। और जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। एक वर्ड हुआ करता था बायोस,
बायोस का मतलब लिविंग, और दूसरा वर्ड था लॉगोस। ये बायोस किस लैंग्वेज का है? ग्रीक। लॉगोस ग्रीक। बायोस का इंग्लिश में क्या मतलब है? लिविंग। हिंदी में कहेंगे सजीव। और लॉगोस का मतलब स्टडी। हिंदी में कहेंगे पढ़ाई, अध्ययन करना। तो नाम पता चल गया इसका कि बायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? लिविंग की। तो एनसीईआरटी ने कहा कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म मतलब जिसके अंदर जीवन हो। जैसे मेरे अंदर जीवन है क्या, और आपके अंदर है? इस पेन में नहीं, कुत्ते में। तो कुत्ते की पढ़ाई कहाँ करते हैं? फिजिक्स में, बायो में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइफ फॉर्म है। एंड लाइफ फॉर्म का सिंपल मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यानी जीव। जीव मतलब जिसके अंदर जीवन हो। लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। लिविंग प्रोसेसेस। लिविंग प्रोसेस का मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस, ऐसा कोई भी तरीका जो लिविंग के अंदर चल रहा हो। चलो अभी रख दो, दे देना, हम बुलाएंगे। तो कोई लिविंग प्रोसेस का नाम बताओ। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। ये सब कैसे प्रोसेस हैं? लिविंग। जैसे पंखा डाइजेशन कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग। एसी जो है ये रेस्पिरेशन कर रही है? नहीं कर रही है। क्यों? नॉन लिविंग। तो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, ये सब किसके अंदर होने वाले प्रोसेस हैं? लिविंग के अंदर। और फोटोसिंथेसिस हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? बायो में कि केमिस्ट्री में? हाँ, बायो में। अरे वही तो कह रहे हैं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। लिविंग प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन। बायोलॉजी वर्ड किसके द्वारा दिया गया? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। कब दिया गया? 1802 में। बायोलॉजी किस लैंग्वेज के वर्ड है? ग्रीक। ग्रीक में कितने वर्ड हुआ करते थे? दो। पहला बायोस, दूसरा लॉगोस। बायोस मतलब लिविंग, लॉगोस मतलब, यानी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। अभी जो बायोलॉजी, इसमें दो मेन ब्रांचेस हमारे पास हैं। जान लेना है, सिलेबस में ऐसे है नहीं। एक ब्रांच का नाम है जूलॉजी, और दूसरा है बॉटनी। लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो जियोलॉजी और बॉटनी में डिवाइड नहीं है। हमें केवल क्या पढ़ना है? बायोलॉजी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनको हम जियोलॉजी या बॉटनी में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब जब सेल हम पढ़ेंगे तो उसको जियोलॉजी में पढ़ेगी, बॉटनी में नहीं बांट सकते ना। क्योंकि जो सेल है वो प्लांट के पास भी और एनिमल के पास। जेनेटिक्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसी कई सारी यूनिट हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें कहीं जूलॉजी बॉटनी नहीं दिया गया। क्या दिया गया? बायोलॉजी। ये जो जूलॉजी है ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक लैंग्वेज में दो वर्ड हुआ करते थे, एक था जून। जून मतलब एनिमल्स। और दूसरा वर्ड तुम लोग बताओ। लॉगोस। लॉगोस मतलब स्टडी। तो बताओ, जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। लिखना पड़ेगा, समझ जाओगे। समझ जाओगे ना। और ये जो बॉटनी है ये भी ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड था, बॉटेन। और बॉटेन मतलब प्लांट्स। यानी बताओ, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। और प्लांट और एनिमल इन सबकी स्टडी कहाँ करेंगे? बायोलॉजी में। तो हमें बस जान लेना है ये। यानी एक चीज और क्लियर हो गई कि बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी ये सभी किस लैंग्वेज के हैं? ग्रीक लैंग्वेज के। बायोलॉजी किस लैंग्वेज का है? ग्रीक। कितने वर्ड से बना है? दो। पहला
दूसरा, यानी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। लाइफ फॉर्म, लाइफ। तो अब सवाल ये उठता कि जो लाइफ है, क्या आप जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स में लाइफ केवल धरती पर है? जानते हो कि नहीं जानते हो? क्या और किसी प्लेनेट पर लाइफ है? नहीं। धरती अकेला ग्रह है जहां पर जीवन है। धरती पर जीवन कहाँ है? हाँ, हर जगह नहीं, लगभग हर जगह। धरती पर जीवन लगभग हर जगह, चाहे महासागर में चले जाओ, चाहे पर्वत पे चले जाओ, चाहे जंगल में, चाहे रेगिस्तान में, हर जगह आपको जीवन मिलेगा। तो एनसीईआरटी कहता है कि ऑन अर्थ, धरती पर लाइफ एग्जिस्ट, जीवन पाया जाता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। धरती पर जीवन लगभग सब जगह पाया जाता है। और इसी जीवन के बारे में इन 32 चैप्टर में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। चलो देखो एक बार फिर 5वें पेज पे आ जाओ। पेज नंबर 5 पे एक हेडिंग पड़ी, .1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखा है कि लाइफ अकर्स, जीवन पाया जाता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ। धरती पर जीवन लगभग सब जगह, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, लिखते रहना जो ना पता हो। फ्रॉम द ड्राइस्ट डिजर्ट, सूखे रेगिस्तानों से लेकर, टू द आइसी पोलर वाटर्स, बहुत ठंडे पानी में, ध्रुवीय कहते हैं पोलर को, और फ्रॉम द हाईएस्ट माउंटेन टॉप, ऊंचे पर्वत शिखरों से लेकर, टू द डीपेस्ट ओशन ट्रेंचेस, गहरे महासागर की खाई तक। ट्रेंच मतलब खाई। सम ऑफ दीज आर माइक्रोस्कोपिक एंड सिंगल सेल। माइक्रोस्कोपिक का मतलब जिसको आप नेकेड आई से देख नहीं सकते, जिसको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। उन्हें माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। लेस देन 100 माइक्रोमीटर। वाइल द अदर आर मेनी सेल्ड, हमारे पास कितनी सेल हैं? 10 ट्रिलियन। तो हम लोग क्या हो गए? मल्टी सेलुलर। अमीबा कैसा है? यूनिसेलुलर। पैरामीशियम यूनिसेलुलर। इसी यूनिट में आगे पढ़ेंगे सब इनके बारे में। बायोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड, वैज्ञानिकों ने पहचान की है, एंड नेम्ड अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। कितना नंबर? अरे कितना? 1.7 टू 1.8 मिलियन, 17 से 18 लाख। लार्ज नंबर। कितना नंबर? लार्ज नंबर। कितनी जातियां धरती पर? बहुत ज्यादा जाती है। कितनी? बहुत है, लाखों में है। कितनी लाख? 17 से 18। इन फैक्ट, सही मायने में, द साइंटिफिक एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तुम लोगों में तो बची नहीं इच्छा, वो है ना, इच्छा हो गई खत्म। हैज गिवन बर्थ टू द साइंस ऑफ बायोलॉजी। मेरे मनुष्य के अंदर जो जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, उसी की वजह से ये ब्रांच शुरू हुई जिसका नाम है बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। टर्म बायोलॉजी, ग्रीक लैंग्वेज आगे लिखा है, बायोस लाइफ, लॉगोस स्टडी, वाज गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। और लैमार्क का पूरा नाम लिखा है 1802। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। नंबर वन, zoology, जूलॉजी, ग्रीक जून मतलब एनिमल, लॉगस मतलब स्टडी, इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। एरिस्टोटल, इनको कहते हैं अरस्तु, इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी, दूसरे नंबर पे। ग्रीक बॉटेन मतलब प्लांट, इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। थियोफ्रेस्टस इज कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी एंड लिनियस इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। तो ये जो दो पॉइंट बीच में है, ये एनसीईआरटी के बाहर से मन करेगा तो याद कर लेना, बस जानकारी के लिए कि बायोलॉजी वर्ड कैसे आया, इसकी ब्रांच कौन सी है, फादर क्या है, वो मैंने लिख के बता दिया है।
ये चार तीन चार चीज इस पे लिख दे रहे हैं ताकि याद कर लेना इसको। चलो बता दो इसको। फादर, फादर समझते हो ना? फादर मतलब जनक, पापा क्या? फादर मतलब जनक। जैसे बायोलॉजी को किसने जन्म दिया? पापा ने जन्म दिया। बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। तो अरस्तु ने इसको पैदा किया होगा। क्या मतलब इस बात का फादर कहने का? हाँ, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया उस फील्ड में। जो ज्यादा रिसर्च करता है उससे हम लोग फादर कह देते हैं। जैसे फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। तो मेंडल ऐसा थोड़ी कि मेंडल ने पैदा किया था जेनेटिक्स को। तो फिर जेनेटिक्स ने कहा कि अरे पापा। अरे, अरे मेंडल पापा। तो ऐसा। वो मेंडल ने रिसर्च किया उस फील्ड में ज्यादा, है ना? इसलिए उनको फादर कहते हैं। मेंडल ने कितने साल रिसर्च किया था? 7 साल। कब से कब तक? 1856 से 1863 तक। कितने करेक्टर लिए थे? देखो, सब तुम लोग जानते हो। तो फादर ऑफ बायोलॉजी हिंदी में कहते हैं जनक। क्या बोलते हैं? जनक। तो फादर ऑफ बायोलॉजी बोलो कौन? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। हिंदी में आपने इनको अरस्तु के नाम से पढ़ा होगा। तो अरस्तु रस्तु अब नहीं याद करना, अब एरिस्टोटल बोलना है। दूसरे, फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी कौन? एरिस्टोटल। तीसरे, फादर ऑफ बॉटनी। बोलो। थियोफ्रेस्टस। अगला बोलो। फादर ऑफ मॉडर्न, आधुनिक जो वनस्पति विज्ञान है। फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कौन हो जाएंगे? लिनियस। सिकंदर का नाम सुना तुम लोगों ने? सिकंदर का नाम नहीं सुने हो? सिकंदर मूवी की बात नहीं कर रहे हैं। वो अलग मूवी है। सिकंदर जो था ना, एक महान सिकंदर, उनके गुरु थे अरिस्टोटल। तुम लोग एक तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कहते ठीक, हमें क्या फर्क पड़ता है। आश्चर्य नहीं होता तुम लोगों को कभी कुछ? एकदम एक जैसी फीलिंग रहती तुम लोग के चेहरे पर। कुछ भी बता दो ना बता दो वैसे, जैसे गोबर नहीं गिर के वैसे ही पड़ा रहता है। वैसे ही एकदम शून्य भाव, कोई मतलब नहीं। है ना? कुछ तो करेंगे यार, अब जाओ खाना वाना खाने दो, टाइम हो रहा है ना? कहीं का दिमाग टिफिन में पहुंच गया होगा अब तक। ये सब याद करना है क्या? कैसे मजाक चल रहा है? तो एक बार आज हम लोगों ने क्या पढ़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद जाओ तुम लोग घर, है ना? बढ़िया। क्वेश्चन करा दें क्या एक बार? चलो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर रिवाइज कराते हैं। पेज नंबर 6 पे आ जाओ। पहुंच गए सब लोग? पेज नंबर 6 पे पहला सवाल है, द टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई लैमार्क एंड ट्रेवेरेनर। सेकंड ऑप्शन। सेकंड हो गया ना ये? नहीं नहीं, इसका आंसर कौन सा आया? थर्ड आया। क्वेश्चन नंबर 2, फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जूलॉजी? एरिस्टोटल। नंबर 4, फादर ऑफ बॉटनी इज? नंबर 5, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ द लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। तो क्या आंसर होगा? 4, बोथ 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 6, लाइफ एग्जिस्ट इन? क्या डेजर्ट में जीवन है? डेजर्ट में कौन पाया जाता है? हाँ, कैमल और कैक्टस हो गया, है ना? नागफनी जिसे कहते हैं। नहीं, कैक्टस नागफनी होता है क्या? नहीं नहीं, अपुंशिया नागफनी होता है। कैक्टस को क्या कहते हैं?
कैक्टस को कहते हैं, कैक्टस को कैक्टस कहते हैं। इतनी बात, बड़ी बात बता दी दीदी, वाह दीदी वाह। और पोलर वाटर, पोलर वाटर में भी जीवन है क्या? कौन पाया था वहां? पोलर बियर हो गया, पेंगुइन हो गए, है ना। माउंटेन, पर्वतों पर कौन पाया था? हाँ, याक हो गया, साइकस, पाइनस, ये सब पेड़ उधर ही तो मिलते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 7, इन द वर्ड बायोलॉजी सफिक्सेज, सफिक्स और प्रीफिक्स जानते हो क्या? प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब जो पहले आए, और सफिक्स मतलब जो बाद में। तो बायोलॉजी में बायोस क्या है? प्रीफिक्स, और लॉगोस क्या है? सफिक्स। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। द वर्ड बॉटनी इज डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बॉटेन। कौन सा? सेकंड ऑप्शन। हु इज रिफर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी? लिनियस। ये क्वेश्चन हो गए। तो सब लोग समझ गए ना कैसे पढ़ना है? इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर, एक्सप्लेन करते समय आप यहीं पर ध्यान देंगे, याद करेंगे। हाँ, झोला बांध लो, झोल, हाथ मुंह धो लो तब तक जाके। एकदम लेबरों वाली आदत है एकदम। सो लेबर से 5 बजने वाला होगा, बस हाथ मुंह धोने लगेगा धीरे धीरे। लेबर बनना है क्या तुम लोगों को? क्या बनना है? हाँ, डॉक्टर की ऐसी आदत होती कि ऑपरेशन खत्म होने वाला हो, अपना इंस्ट्रूमेंट रखने लगे पहले ही। तो कितनी यूनिट हमारे पास है? 10 चैप्टर कितने हैं? 32। हर यूनिट में एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ना है। तो यूनिट 1 में साइंटिस्ट कौन से? यूनिट 1 का नाम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर 1 का नाम द लिविंग वर्ल्ड। साइंटिस्ट का नाम अर्नेस्ट मायर। का जन्म कब हुआ? क्या थे ये? एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। इन्हें हम लोग कहते हैं डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। मतलब 1901 से 2000। कितने साल जिंदा रहे? कितने फील्ड में काम किया? कितने साल तक काम किया? पहला फील्ड। नंबर 2, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द। तीसरा। चौथा। पांचवा। छठा। जू जियोग्राफी इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन। कितने प्राइज दिए गए? तीनों को मिला के क्या कहते हैं? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ट्रिपल क्राउन में नंबर 1 बालचंद प्राइज कब दिया गया? 1983। नंबर 2 कब दिया गया? 1994। और तीसरा कौन सा? क्राफोर्ड प्राइज इन द ईयर 1999। अब डेथ को लेके चूंकि संदेह हो गया तो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे उसको। बायोलॉजी किस लैंग्वेज का है? ग्रीक लैंग्वेज में कितने वर्ड हुआ करते थे? पहला। मतलब अब हम कहते हैं प्रीफिक्स क्या है? बायोस। सफिक्स क्या है? बायोस मतलब, लॉगोस मतलब। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। बायोलॉजी में कितनी ब्रांचेस हैं? पहली कौन सी? जूलॉजी। दूसरी? जूलॉजी किस लैंग्वेज का? कितने वर्ड? प्रीफिक्स जून, ZOON। एंड सफिक्स इज द लॉगोस। जून मतलब एनिमल, लॉगोस मतलब बॉटनी किस लैंग्वेज का? कौन सा वर्ड? बॉटेन। अब यहाँ एक ही वर्ड है तो सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं होगा। बॉटेन मतलब प्लांट। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ द प्लांट। जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस इज गैलीलियो गैलीली। नाम सुना है कभी? गैलीलियो के कुछ नियम हम पढ़ते हुए तुम लोग। उन्हें कहते हैं फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। तो बाकी हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। अब इतना अच्छे से रिवाइज करके आना, बाकी कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक सीट यहाँ पर है 20 पेज की, इसको ना मिली ले लो, और इसका एक पेज रोज याद करना है 20 दिन में, और रोज एक पेज सुनेंगे भी सबसे।
ठीक है, तो बाकी ज्यादातर लोगों को याद होगा, जिनको नहीं याद हो सीट लेके और एक पेज पहला याद करके आएंगे इसका। ठीक, कल मिलते हैं, इसका कंटिन्यू करेंगे। और कल से हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल सिस्टम।